नमस्कार। ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बिहार के मन में काबा, बिहार के मन में एनडीए बा। जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स आते ही जा रहे हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार इस बार बनने जा रही है। रुझान दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए सरकार अग्रसर है। 243 सीटों के रुझान में एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रही है। 189 सीटों पर आगे है, 13 पर तो जीत भी गई है। महागठबंधन 34 पर बढ़त बनाए हुए है। राघोपुर से तेजस्वी यादव 14,000 वोटों से आगे हैं। दिल्ली में बिहार चुनाव में जीत का अब बीजेपी जश्न मनाएगी। पीएम मोदी शाम को 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। जून 2024 के बाद 5वां विक्ट्री सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। बात की जाए तारापुर विधानसभा सीट की, तो तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी जीत गए हैं। महागठबंधन 34 पर बहुत बनाए हुए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ परिणाम जो आज देखने को मिले हैं, वो ये स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि इस बार प्रचंड जीत की ओर एनडीए बढ़ रही है। सम्राट चौधरी की जीत हो गई है। मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह की जीत हो गई है। तारापुर से सम्राट चौधरी जीत गए हैं। तो वहीं दरभंगा से बीजेपी के संजय सरावगी जीत गए हैं। और जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं। ये वो ट्वीट है जो पीएम मोदी की तरफ से आया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में बहार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने वर्ष 2014 से विकास परक राजनीति देखी है। एनडीए को जो बढ़त मिली है, ये उसी का परिणाम है। तो ये वो ट्वीट है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इसके अलावा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन और विकास के संकल्प पर अपनी मुहर लगा दी है। यह ऐतिहासिक जनादेश ये स्पष्ट करता है कि बिहार ने जातिवाद, जंगल राज और अराजकता की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। तो देखिए जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं। तो चलिए परिणाम को लेकर के चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय धबले जी, प्रवक्ता हैं। भाजपा के दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अजय जी आपसे ही। अजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतनी बड़ी जीत आपको मिली है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे अजय जी? दिव्यांशु जी धन्यवाद। ये बिहार की जनता की जीत है, सुशासन की जीत है। गुड गवर्नेंस जब स्थापित हो जाता है तो किस प्रकार से जनता उमड़ उमड़ कर आपको जनादेश देती है, उस जनादेश की जीत है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश में और बिहार में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने सुशासन को स्थापित किया है और अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी कि हम बिहार में कभी भी वापस उस जंगल राज को नहीं आने देंगे, वापस उन कट्टा राज को नहीं आने देंगे, उसके ऊपर बिहार की जनता ने विश्वास दिखाया है। निश्चित रूप से बिहार की जनता साधुवाद की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है और हम हृदय से बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। मूल रूप से देखिए, बिहार का चुनाव देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है वर्षों तक के जिसपे बीमारू का टैग रहा। देश की जीडीपी गिराने वाले राज्य के रूप में बिहार की गिनती होती रही और इन केन प्रकारेण बिहार को हमेशा से नीचा दिखाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किया गया, चाहे हम यूपीए 1 की सरकार की बात कर ले, यूपीए 2 की सरकार की बात कर ले, क्योंकि बिहार से बहुत कद्दावर नेता उस समय देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ करते थे। लेकिन
सिर्फ और सिर्फ वो जंगल राज जो स्थापित कर दिया गया था। लेकिन 2014 से लेके 24 की यदि हम बात कर ले, 9.25 लाख करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के समग्र विकास को जो मिले हैं, चाहे गंगा पथ की बात कर लीजिए, हाईवेज की बात कर लीजिए, ब्रिजेस की बात कर लीजिए, तो सड़कों का जाल बिछाने की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से बिहार की नारी शक्ति को धुएं से बाहर निकालने वाला विषय ले लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से बिहार की जो नारी शक्ति उनके बैंक अकाउंट खुलने की बात कर लीजिए। देश में 55 करोड़ जनधन के खाते खुले, 30 करोड़ से अधिक उसमें नारी शक्ति के खाते खुले। आदरणीय नीति जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जीविका दीदी की बात कर लीजिए, तो 1 करोड़ घरों को हम समृद्धशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं, ये ऐसे कुछ विषय थे जो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को कनेक्ट कर गए। और आप देखेंगे जब प्रो इनकम्बेंसी का वोट होता है, आज देश में एनडीए या भाजपा ही ऐसी दल हैं जिसके नेतृत्व में या जिसके समर्थन से जो राज्य सरकारें चली है, वही देश में बार बार अपनी सरकारें प्रो इनकम्बेंसी के वोट पर रिपीट करवाती है। हमने पूर्व में भी देखा है, चाहे बिहार में 7वीं बार, गुजरात में 7वीं बार हो, बिहार में पुनः 2020 से लेके अभी फिर से एक बार सरकार, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमने ये स्थापित कर दिया है कि सरकारें यदि अच्छा काम करी तो देश की जनता बार बार उन्हें अपना जनादेश के माध्यम से चुनती है। बिहार वही प्रदेश था जहां पे शाम को 6 बजने के बाद में नारी शक्ति घर से निकलने के लिए भी डरती थी। तो वो जो जंगल राज था, वो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का राज था, जिस प्रकार से सरकारों के आश्रय पर वहां किडनैपिंग होती थी, कहीं ना कहीं उस सरकार को, उस जो सरकार को जिन लोगों ने देखा है, वो जंगल राज जिन्होंने देखा है, उनको पता था कि सुशासन ही एकमात्र ऐसा विषय है जो विगत 20 वर्षों में बिहार ने देखा है। तो निश्चित रूप से उसके प्रति जनता की जो सहानुभूति रही है, ये उस कंसोलिडेशन का भी वोट है। और आज आदरणीय अमित शाह जी ने, उन्होंने पहले भी कहा था कि 160 प्लस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हमारे एनडीए को आदरणीय नीति जी के नेतृत्व में सीटें मिलेगी। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इस देश में एनडीए ने स्थापित कर दिया है, जो निश्चित रूप से आज हमें बिहार के इस डिसिसिव मैंडेट से ये पूरे देश के समक्ष एक ऐसा उदाहरण रहेगा कि जब जब सरकारों ने विकास की बात की है, जब जब सरकारों ने गुड गवर्नेंस की बात की है, तो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से उस पर अपनी मुहर लगाई है। चलिए ठीक है। देवदत्त जी, आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर्स रहे इस जीत में, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जीत मिल रही है एनडीए को? देखिए, एनडीए जिस तरह से, खासकर एनडीए के जो नेता भाजपा के और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी जो रणनीति है बहुत पहले से बिसात बिछा देते हैं जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं। और अब चुनाव वैसे नहीं रहेगा, ये कांग्रेस और विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि पहले तो सभाएं हुई, कुछ टिकट बांटे, कुछ ऐसे किए, चुनाव जीत गए। क्योंकि पहले तो कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया है। अब चुनाव मैनेजमेंट, साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, अब वही दल चुनाव में जीतेगा जिसका नेतृत्व प्रखर हो, जिसके बूथ पे कार्यकर्ता हो और डिप्यूटी कार्यकर्ता हो, और जिसके पास मैनेजमेंट हो, आकर्षक मुद्दे हो। तो एक कोई फैक्टर अब चुनाव में प्रभावी नहीं करता। और धीरे धीरे जातिवाद तो अब नकारा जा रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत चुनाव हुए, बहुत मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन जातियों को समझ में आ गया कि इससे उनका कोई भला नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आप देखें, मायावती केवल जाति की दम पे, कांसी राम ने जो बसपा खड़ी की थी, 2-3 बार मुख्यमंत्री बनी, उनका जन्मदिन पड़ता था तो वो 1000-2000 के नोटों की गिड्डी पहनती थी, हीरे मोती की मालाएं पहनती थी, उन्होंने अपने मूर्तियाँ लगवा ली। लेकिन जिस जाति दलित वर्ग के नाम पर उन्होंने वोट लिए, उसके लिए क्या किया? इसी तरह अन्य जो यादवी जाति का, तो उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है, जो समझदार पीढ़ी है, अब वो मुद्दों पर चुनाव करती है। और भाजपा बहुत 24 घंटे 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। वो कोई मुद्दा ऐसा छोड़ना नहीं चाहती, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी पनपने नहीं देना चाहती। और बाकी दल समझते हैं कि चुनाव ऐसे ही है, बहुत माहौल है, लोग सरकार के खिलाफ है, 20 साल से एंटी इनकम्बेंसी पनप रहे हैं, वोट मिल जाएगा। तो आजकल तो एक सप्ताह में चुनाव पलट जाते हैं। आप देखेंगे कि 2-4 महीने पहले बिहार की क्या स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे जो भाजपा ने काम किया, उसने अपने देश भर के चुनिंदा नेताओं को लगाया और जो जमावट की, उसी का परिणाम है कि अब भाजपा इतने प्रयास करती है कि कई बार उसी को भरोसा नहीं रहता कि परिणाम के बाद इतनी सीटें आ जाएं, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, अन्य राज्यों में भी।
तो अब वो चुनावी मशीन के रूप में वो समझ गए हैं कि कैसे चुनाव जीतना है, और बाकी दल अभी वही पुराने परंपरागत तरीके पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम अच्छी सभाएं करेंगे, हम आरोप लगाएंगे, अच्छे मुद्दे देंगे। अच्छा देवदत्त जी, आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि महिला जो फैक्टर है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? जो रोजगार योजना वहाँ बिहार में शुरू की गई, जिसके तहत 10-10 हज़ार रुपये भी डाले गए हैं और इसे 10,000 ही योजना नाम रख दिया वहाँ के लोगों ने, तो मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला था जब लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई थी, और उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिला है। ये तो है ही बहुत बड़ा फैक्टर। जो मैं बड़ी जीत की जो आपने की तो मैंने अन्य फैक्टर बताए, लेकिन सरकार में आने के लिए एक ही फैक्टर ही काफ़ी था। और भाजपा तो आधी आबादी को साधने के लगातार प्रयास, आप मध्य प्रदेश में देखें, लाड़ी लक्ष्मी, लाड़ी बहना योजना, तो जिन महिलाओं के पास 100-100, 200 रुपये की तंगी रहती थी, अब उनको हज़ारों रुपये जब जेब में आते हैं, उनके खाते में आते हैं, तो कौन दे रहा है ये पूछती है, वो उनको पता चल जाता है, तो उसकी तरफ होती है। तो ये तो भाजपा ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है पूरे देश में, और अब कोई भी दल इससे पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि जो पीछे हटेगा उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक महिलाओं को अब हर महीने पैसे आने की एक जो उनको ललक रहती कि अब हमारे पैसे आएंगे, हम ये खर्चा करेंगे, वो करेंगे, तो भाजपा ने तो क्या होता, 10,000 रुपये तो चुनाव के पहले उनके खाते में डल गए थे, और तभी से उनके स्वर बदल गए थे घरों में। कई पत्रकार जो वहाँ गए थे बताते हैं कि वहाँ तो बहस होती है, यदि पति कहता भी है तो पत्नी कहती नहीं, हम उन्हीं को वोट देंगे जिनने हम पैसे दिए। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए धवले जी के पास वापस जाना चाहूँगा। धवले जी, कांग्रेस अभी भी कह रही है कि नहीं भाई गड़बड़ी हुई है, वो पहले कहते रहे वोट चोर गद्दी छोड़, और उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, यही दिक्कत है। देश का प्रमुख विपक्षी दल जिसने 50 वर्षों तक के देश में शासन किया है, बिहार की बात कर लीजिए, अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल होता था जो सत्ता में आता था। तो देश की संवैधानिक संस्थाओं पे जिस दल को विश्वास होने की आवश्यकता थी, लोकतंत्र में जिसे विश्वास रखने की आवश्यकता थी, देखिए चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आज एनडीए जीत रहा है, कल कोई और जीतेगा। लेकिन आप यदि लोकतंत्र को कमजोर करोगे, आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन को डिरेल किया, और ये मेरी बात आप दिव्यांशु जी नोट कर लीजिए, कोई भी इलेक्शन कैंपेन को इस प्रकार से पटरी से नहीं उतारता जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने महागठबंधन के वोट कैंपेन को उन्होंने एसआईआर से जोड़ दिया, फिर उन्होंने वोट चोरी से जोड़ दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके 5 पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। उसमें योगेंद्र यादव की थी, आरजेडी की थी, एडीआर की थी, पीयूसीएल की थी, और सबकी मांग क्या थी कि बिहार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये चुनाव के जस्ट पहले इसे रोक दिया जाए। लेकिन देश की हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने स्थापित कर दिया, उसने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अधिकार है। आर्टिकल 324 कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है चुनाव आयोग को कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करे, जिसके माध्यम से मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए। 47 लाख नाम फाइनल लिस्ट से डिलीट कर दिए गए थे, फाइनल लिस्ट से जिसको हटा दिए गए थे। कितनी आपत्ति आई, कितनी कांग्रेस के लोगों ने अपील फाइल की, कितनी आरजेडी के लोगों ने अपील फाइल की, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ये नाम जानबूझकर हटाया जा रहे हैं। आज मैं किसी और एक चैनल की डिबेट में था, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते कि हमारे जहां हमको विधानसभा, जिन जिन विधानसभा सीटों में हमें वोट मिलते हैं वहां 25% लोगों के नाम काट दिए। अरे तो भाई कांग्रेस एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, उसके वहां बूथ लेवल एजेंट होते हैं, BLO 1 होते हैं, BLO 2 है। कितनी आपने अपीलें फाइल की है, आपको दावे आपत्तियों के लिए समय दिया गया था, कितनी अपीलें आई, ये कांग्रेस को नहीं बताना है। तो देश ये जानता है, आज इलेक्शन कमीशन की इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से आप हम नाम जुड़ा सकते हैं, आप हम अपना नाम ट्रांसफर करा सकते हैं, हम अपना नाम कटा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कहीं दिखानी नहीं है अपने नेता को, जो अब लगभग आज तो 95वां चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार गई है। 2004 में वो आए थे, तब से लेकर 2025 में हम खड़े। विगत 20 वर्षों में जिस नेता ने 25 चुनाव अपने दल को हरा दिए, 95 चुनाव अपने दल को हरा दिए, उस नेता की अकाउंटेबिलिटी का कहीं कोई रोल नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी कभी ईवीएम पे डाल दी जाती कि ईवीएम में लैप्सेस हुए थे, ईवीएम के लूपहोल्स की वजह से भाजपा चुनाव जीत गई है। कहीं कह दिया जाता है कि ये वोट चोरी वाला कैंपेन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला की वजह से भाजपा चुनाव जीत गए। लेकिन कभी कभी नेतृत्व खुद भी एक्सेप्ट करे कि नहीं हमारी गलती हुई थी। 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सीख था। हमने 400 पार का नारा दिया था, हमें लगा था कि हमें इतनी सीटें आएंगी, हम नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस ने पूरे देश में संविधान बदलने का एक जो फेक नैरेटिव फैला है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही लोकसभा चुनाव की जो हम अच्छा नहीं कर पाए थे,
जो हमारी अपेक्षा थी। उसके बाद में आपने देखेंगे हरियाणा का विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, आप दिल्ली का विधानसभा उपचुनाव देख लीजिए, या बिहार का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तत्परता के साथ में उन राज्यों में जाके जमीन पे उतर के काम किया है। अभी देवदत्त जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश के प्रवासी कार्यकर्ताओं की संख्या यदि आप सुनेंगे कि हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे अनगिनत कार्यकर्ता बिहार में जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया, और एक मीडिया बहुत उसको एक कल्चर के नाम देता है कि कॉर्पोरेट बॉम्बिंग, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से, चाहे जेडीयू की सीटें, जिन सीटों पे जेडीयू लग रहा था वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी कार्यकर्ता काम कर रहा था, वहां पे भी हमारे प्रवासी प्रभारियों ने काम किया। तो जब कोई दल चुनाव को इस स्तर पे सीरियसली लेता है, दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी वहां बिहार में लास्ट आखिरी दिन के 2 दिन बचे थे, वो पचमढ़ी में छुट्टियां मनाने आ गए। तो जब किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता में सीरियसनेस नहीं होती तो इसी प्रकार के परिणाम आएंगे जो कांग्रेस को आज आ रहे हैं। सही कहा आपने धवले जी, जिस एग्रेशन के साथ बीजेपी ने कैंपेनिंग की थी उसका ही ये रिजल्ट है जो देखने को मिल रहा है। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए चर्चा में, अमित तावरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। तावरे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। तावरे जी सवाल आपसे यही रहेगा, क्या लगता है कहां कमी रह गई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज के चुनावों के परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को, उनके सहयोगी गठबंधन जो है जनता दल यूनाइटेड को, चिराग पासवान जी के लोकदल को और इनके समस्त गठबंधन के सदस्यों को, सबसे महत्वपूर्ण इनके गठबंधन के सदस्य चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई। अभी मैं सुन रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था वीडियो आपके टेक्निकल कुछ कारण से, कि पैनल के कोई सदस्य बोल रहे थे कि राहुल जी की क्रेडिबिलिटी, इतने चुनाव हरा दिए। अरे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारती थी, लगभग 50-60 साल तक इनको देश की जनता ने गेट के बाहर रखा, और जब ये चुनाव हारते थे तो अपनी पार्टी का नाम बदल लेते थे। और कांग्रेस की चिंता आप लोग बिल्कुल मत करो, हम लोग तो वो लोग हैं कि जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो किन के साथ मिला हुआ था ये सबको मालूम है, तो हमारी कई पीढ़ियां देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, और कई लोग तो ऐसे थे जो देश की आजादी देख भी नहीं पाए। तो आप हमारे संघर्ष के समय की चिंता बिल्कुल मत करो, आप अपनी पार्टी की ओर ध्यान दो। दूसरी बात यह है कि जिस चुनाव पर ही संशय हो, आजादी के बाद जब हमारी सरकार बनी, जब जवाहरलाल नेहरू जी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने इस देश के जनता को ये हक दिया कि आप अपने एक वोट से उस सबसे बड़े व्यक्ति को आप हटा सकते हो पद से, चाहे वो खुद जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो, यदि आप उनके कामों को पसंद नहीं करते हो। तो आज उस अधिकार को जब खत्म किया जा रहा है तो चुनावों की कितनी विश्वसनीयता बचती है, ये इस बात को बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। बिहार की यदि हम बात करें तो बहुत मामला चला वहां पे SIR का, 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जोड़े, 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म के बढ़ा दिए गए। अधिकतर वोट जो है वहां दलितों और अल्पसंख्यकों के थे, और ये सब किस चीज पे हुआ है कि घुसपैठिए हैं वहां पर। तो जरा मैं पूछना चाहूंगा धवले जी से, धवले जी वहां कितने घुसपैठिए निकले थे SIR की प्रक्रिया में जो करोड़ों रुपए बर्बाद करे आपकी सरकार ने? तो मुझे अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा। कितने घुसपैठिए निकले थे वहां बिहार में? धवले जी काउंटर कीजिए। तो SIR की प्रक्रिया को आप गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। SIR कोई पहली बार हुआ है और सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के। आपकी कांग्रेस आज तक ये नहीं समझी। पहला नहीं, आप सुनिए ना, घुसपैठिए। अरे भाई, मृतक मतदाताओं को बाहर निकालना, स्थलांतरित मतदाताओं को बाहर निकालना, नए मतदाताओं को जोड़ना और मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना, ये कोई हमने नहीं ठीक किया है। देश की संविधान ने दी हुई व्यवस्था है, देश के संविधान सेक्शन 21 बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया, मात्र 1 सीट। मैं अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ अमित जी, मात्र 1 सीट, चैनल के तमाम दर्शक जो है वो ये देख रहे हैं, और मैं लगातार पूछ रहा हूँ कि आपने जो SIR की प्रक्रिया करी, भैया कितने घुसपैठिए निकले, जरा ये तो बताओ। करोड़ों रुपए बर्बाद किए, कांग्रेस की मंचों से बड़ी बात करी थी अमित शाह जी ने। कांग्रेस की यही तो दिक्कत है। ठीक है, घुसपैठिए एक कारण हो सकता है, ऐसे 4 कारण हम गिना रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन आप संख्या नहीं बता पाए।
ठीक है धवले जी, तावरे जी, अरे बिहार की जनता ने चलिए हमको बता मैं दिया आपके पास आपको। आऊंगा। एक चलिए मैं आप दोनों के पास यही तो आऊंगा। आदत है भारतीय जनता ठीक है पार्टी की। तावरे जी मैं एक छोटा सा रिएक्शन देवदत्त जी से ले लूं, वो भी हमारे साथ हैं। देवदत्त जी, ये बात अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही कही धवले जी ने कि जब वहाँ चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी यहाँ पचमढ़ी में थे। अब कहने को तो ये कहा जाए कि वो प्रशिक्षण शिविर में आए थे, लेकिन अब बातें तो उसी तरीके से होंगी ना कि अभी छुट्टियां मना रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, वैकेशन कर रहे थे। देवदत्त जी, प्रशिक्षण तो आज के बाद भी हो सकता था या 11 के बाद कर लेते प्रशिक्षण, वो कोई ऐसा अर्जेंट नहीं था। लेकिन चुनाव तो तय था, तारीख तय थी। हम कह रहे वो बिहार में ना रहते तो दिल्ली में बैठ के मॉनिटरिंग करते। वो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ती है पूरी शिद्दत के साथ, जब तक विपक्षी दल वैसे सीरियस नहीं होंगे, केवल आप इस पे रहो कि एंटी इनकम्बेंसी है, हमने सभाएं कर ली हैं, हमने मुद्दे उठा दिए हैं, इस पे चुनाव जीत जाओगे, तो अब वो संभव नहीं है। अब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट, जो पेज प्रभारी, आधा पेज प्रभारी और कार्यकर्ता मैनेजमेंट, हर चीज़ जो क्रिकेट में जैसे होता है ना, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, सब कुछ जब अच्छा हो तभी मैच जीता जा सकता। तो भाजपा ने कोई एंगल पे कमी नहीं रखती है और विपक्षी दलों को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो टिकट वितरण और गठबंधन सब में ही समय इतना जाया किया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे, चुनाव लड़ रहे कि क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तावरे जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, आपने कहा कि हमारी चिंता ना करें, बीजेपी अपनी चिंता करे। चलिए, बीजेपी का तो जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने दिख रहा है, लेकिन आपने कहा कि हमारी चिंता ना करें। चिंता कैसे ना करें? चिंता करनी पड़ेगी। चिंता इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों का मजबूत होना जरूरी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा या विपक्ष रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, क्योंकि डबल डिजिट भी टच नहीं कर पाई है आपकी पार्टी वहां बिहार में, 10 सीटें भी अगर आ जाती हैं, अगर बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो फिर लोकतंत्र कैसे रहेगा? वो जो पलड़ा होता है, वो जो एक पलड़ा होता है, दोनों का बराबर मजबूत होना, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। आपने कहा कि नहीं, हमारी चिंता छोड़ दो। चिंता कैसे ना करें? अगर विपक्ष बचेगा ही नहीं तो फिर लोकतंत्र के लिए तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तावरे जी, सबसे पहले तो वो आपके जरिए जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दे पाए धवले जी, और मैं दे देता हूँ। आपने कहा 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए, तो वो 2 अंकों में भी वहां घुसपैठिए नहीं मिल पाए जिस नाम पे चुनाव लड़ा था, रैलियों में जो अमित शाह जी बोलते थे। अभी देवदत्त जी बोल रहे थे कि वहां पे राहुल गांधी जी बिहार नहीं थे, तो क्या उस एक दिन के लिए जिस समय वो यहाँ आए थे, क्या नरेंद्र मोदी जी वहां बिहार पटना में थे, 24 घंटे रुके थे? क्या अमित शाह जी वहां पे थे? क्या होता है कि जब हम किसी एक पक्ष को ही हमेशा सही तरीके से हमें देखना होता है, हमें मालूम है कि ये एक पुरानी कहावत है कि जीत के सैकड़ों हिस्सेदार होते हैं और असफलता अकेले होती है। तो हमको दोनों तरीकों का देखना चाहिए कि उस समय नरेंद्र मोदी जी भी वहां थे, और कम से कम राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी की तरह तो नहीं हुए ना कि दिल्ली में बम विस्फोट हुए और वो अगले दिन जो है भूटान के राजा का जन्मदिन जश्न मनाने चले गए थे वहां पर। कम से कम ऐसा तो नहीं था। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा स्वस्थ लोकतंत्र होता था 2014 के पहले। जब आप कल्पना करो कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जब ये कहने लगे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप किनसे उम्मीद कर रहे हो आपकी विपक्ष को ये लोग सम्मान देंगे? आज सारी जितनी भी ईडी की हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कितनी एजेंसियां ऐसी तोते के रूप में काम कर रही हैं और विपक्षियों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को जिंदा रहना देना चाहते हैं? ले लेता हूं मैं धवले जी से। जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है धवले जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दें। अब हो सकता है उन्हें नेट पे देख लिया हो। कांग्रेस को अब नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता है। जो नेता बार बार चुनाव हराया जा रहा है अपने दल को, और देखिए अब तो इन्होंने गठबंधन के साथियों को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जो जो कांग्रेस के साथ आने की इच्छा रखता है उन सभी की स्थिति क्या हो रही है? आज आरजेडी अपने लोवेस्ट टैली पे है। उसका एकमात्र कारण है कि राहुल गांधी की रणनीति। तो कांग्रेस को भी विचार करने की आवश्यकता है, उनके सहयोगियों को भी विचार करने की आवश्यकता है। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता, थोड़ा ठहरने की जरूरत है, थोड़ा सा एक बार फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।